प्रभावित करने वाले कारक। कारक अच्छा, इसमें एक बात जानते हैं थोड़ा सा। एक फैक्टर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड, अक्षांश। क्या बोलते हैं इसको? अक्षांश। तो उत्तर प्रदेश को अगर आप देखोगे आप, तो इंडिया का मैप अगर हम बनाएं तो इंडिया के मैप में उत्तर प्रदेश कहीं इस जगह पे उपस्थित है ना। और एक रेखा होती है जिसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस तरीके से पास होके जाती है, यानी कि कर्क रेखा। और कर्क रेखा के बिल्कुल नॉर्दर्न पोर्शन में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ये नॉर्थ में उपस्थित है बच्चों। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अगर नॉर्थ में अगर हम बात करें तो अगर एक मैं बताता हूं आपको रीजन क्या कहा जाता है दुनिया के अंदर। इसको कहा जाता है 0 डिग्री इक्वेटर, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे ये 23.5 डिग्री इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ क्या बोलते हैं? कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। इसके ऊपर एक होती है 66.5 डिग्री नॉर्दर्न पोर्शन में, और नीचे भी 66.5 डिग्री होता है। इसे क्या बोलते हैं? बोलो, अरे बोलो ना। आर्कटिक सर्कल। क्या बोलते हैं? आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्कल। और इसको क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। अच्छा बच्चों, ठीक है। ये जो जगह है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन का मतलब हिंदी में बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और ये वाला होता है, इसको बोलते हैं टेम्परेट। टेम्परेट। तो ये जो लास्ट अभी हमने मैप देखा, तो ये कर्क के किधर है? नॉर्थ में। तो अगर हम देखें यहां पे, तो कर्क के नॉर्थ की तरफ जाएंगे, हम किस क्षेत्र में पहुंच जाते हैं? टेम्परेट रीजन में। कहां पहुंच जाते हैं? टेम्परेट रीजन में। इसके जो बिल्कुल लोअर पोर्शन होता है ना, दिस रीजन टेम्परेट का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल। क्या बोलते हैं इसको? सब ट्रॉपिकल बोलते हैं। बेसिकली ये टेम्परेट क्षेत्र में ही है, और हम इसको क्या बोल सकते हैं? सब ट्रॉपिकल, यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय। उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है ये। अब देखो, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कुछ चीजें में ध्यान में रखना होगा कि जैसे जैसे हम जाते हैं ना टेम्परेट रीजन की तरफ, वैसे वैसे आपके जो टेम्परेचर रेंज होता है, एनुअल टेम्परेचर रेंज। टेम्परेचर रेंज जानते हो क्या होता है? साल के अंदर जो सबसे कम तापमान हो और साल का सबसे अधिक तापमान, उनके बीच का जो अंतर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एनुअल टेम्परेचर रेंज। सबसे कम तापमान कब दिखाई पड़ता है हमको? तो जनवरी में दिखाई पड़ता है उत्तर प्रदेश में। और सबसे अधिक तापमान कब दिखाई पड़ता है? तो जून महीने में दिखाई पड़ता है ना। तो जून में सबसे अधिक तापमान, सबसे कम तापमान किसमें दिखाई पड़ता है? जनवरी के महीने में दिखाई पड़ता है। तो इनके बीच का जो अंतर होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? टेम्परेचर, एनुअल टेम्परेचर रेंज, यानी कि वार्षिक तापांतर। वार्षिक तापांतर। तो देखो, वार्षिक तापांतर की अगर हम बात करें तो अगर हम इक्वेटर के करीब हैं तो वार्षिक तापांतर जो होता है वो कम होता है ना, क्योंकि इक्वेटर पे पूरे साल एक ही जैसा क्लाइमेट होता है, तो वार्षिक तापांतर वही सही टेम्परेचर रहता है पूरे साल। लेकिन जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड की तरफ बढ़ते हैं, एनुअल टेम्परेचर रेंज क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है, क्योंकि ठंडियों में बहुत ठंडी होगी, क्योंकि जब ठंडियों में सूर्य इधर नीचे आ जाएगा तो यहां बहुत ठंडा हो जाएगा, है ना। और जब सूर्य यहां आ जाएगा तो ये बहुत क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो यूपी का भी एनुअल टेम्परेचर रेंज जो होगा वो क्या होगा? वो ज्यादा होगा। तो लैटिट्यूडनल फैक्टर की वजह से यूपी का जो एनुअल टेम्परेचर रेंज होता है वो कैसा होगा? ज्यादा होगा। तो लिख लो ज्यादा बातें, लिखो। पहला फैक्टर है लैटिट्यूड, लिखो। उत्तर प्रदेश इज लोकेटेड northward to tropic of कैंसर। उत्तर प्रदेश कर्क रेखा के उत्तर में उपस्थित है। दिस रीजन इज कॉल्ड सब ट्रॉपिकल रीजन। इसे
उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। सब ट्रॉपिकल रीजन उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इन सब ट्रॉपिकल रीजन उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में विंटर बिकम्स कोल्ड, शीत ऋतु ठंडी होती है, एंड समर्स आर वेरी हॉट, और गर्मियां, ग्रीष्म ऋतु या गर्मियां अत्यधिक गर्म होती हैं। Hence, there will be high annual temperature range. There will be high annual temperature range. इसलिए वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाएगा। तो एक तो फैक्टर क्या हो गया, लैटिट्यूडनल फैक्टर। तो लैटिट्यूडनल फैक्टर से हमें क्या समझ में आता है कि हम इक्वेटर से जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है, और एनुअल टेम्परेचर रेंज क्या होता है, वो बढ़ता जाता है। अब चूंकि हम लोग कैंसर के जस्ट ऊपर हैं तो सब ट्रॉपिकल रीजन में आए हैं, तो जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, बहुत हाई होगा, ज्यादा होगा। समझ में आया। दूसरा जो हम बात करने वाले हैं इसमें, ये कॉन्टिनेंटलिटी का इफेक्ट हम देखने वाले। कॉन्टिनेंटलिटी क्या होती है बच्चों, इसको हम समझेंगे। इसको बोलते हैं महाद्वीपीयता। हेडिंग डाल लो, महाद्वीपीयता। दूसरा प्रभाव है महाद्वीपीयता का प्रभाव। ठीक है ना। चलो सुनो, महाद्वीपीयता होता क्या, तो इससे समझ पाओगे। देखो जो कॉन्टिनेंट होता है ना, जो या लैंड कहें हम लोग, लैंड होता है जो, इसका एक कैरेक्टर होता है। इसका कैरेक्टर क्या होता है कि बहुत जल्दी क्या हो जाता है, गर्म, और बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, ये ठंडा भी हो जाएगा। क्योंकि अगर बालू है, बालू को गर्म करोगे तो क्या होता है, जल्दी गर्म हो जाता है। वहीं पे पानी कैसे गर्म होगा, धीरे धीरे गर्म होगा। और जब ठंडा करोगे तो बालू क्या हो जाएगा, जल्दी ठंडा भी हो जाएगा, और पानी धीरे धीरे ठंडा होता है। जाकर घर एक्सपेरिमेंट कर लेना, 2 कढ़ाई में बालू और एक में पानी रख के हाथ वाथ डाल के देखना, उसमें समझ में आएगा कि कैसा हो रहा है। तो ये कैरेक्टर होता है। तो इससे क्या होगा, जब गर्मियां होंगी तो लैंड क्या होगा, बहुत ज्यादा गर्म होगा। गर्मियों में लैंड क्या होगा, बहुत ज्यादा गर्म होगा, और ठंडियों में लैंड क्या हो जाएगा, बहुत ठंडा हो जाएगा। क्योंकि जब ठंडियां होंगी तो सूर्य का प्रकाश उतना पड़ेगा नहीं, तो गर्मी ज्यादा होगी नहीं। तो यानी कि बहुत, ये आपका जो कॉन्टिनेंटलिटी है इसका प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है। लेकिन अगर सोचो, यही अगर समंदर के किनारे होता, इधर अगर सी है और इधर लैंड है, तो चलो लैंड गर्म और ठंडा जल्दी होता है, लेकिन सागर जल्दी गर्म ठंडा नहीं होगा। तो जो कोस्टल रीजन होगा, किनारे का क्षेत्र, इसमें जो टेम्परेचर ना तो ये बहुत ज्यादा बढ़ने देगा और न टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन होने देगा। तो आप लोगों ने एक चीज सुना होगा कि मुंबई में रहने वालों को जो है वो चादर की जरूरत नहीं पड़ती है ठंडियों में भी, और गर्मियों में भी वहां पे टेम्परेचर हमारी तरफ 45 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंच जाता है, वहां पे 35 36 के आसपास जाता है। क्यों, क्योंकि किसके किनारे है वो, सागर के किनारे। तो कॉन्टिनेंटलिटी का इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। अब एक बात और, दिन और रात के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस भी ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि दिन में जब सूर्य का प्रकाश होगा तो भूमि क्या होगी, बहुत तेज गर्म होगी, और रात्रि के समय जब सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो रेडिएशन भी तेजी से होगा, और फिर भूमि क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो आप गर्मियों में भी देखोगे तो दिन में टेम्परेचर क्या आपको दिखाई पड़ेगा, बहुत हाई 45 डिग्री सेल्सियस, और रात में 3-4 बजे के आसपास आपको वही टेम्परेचर 25-26 ऐसे आ जाता है, घट जाता है ना। तो रात में ठंडी क्या होती है, बढ़ जाती है। और ये किसकी प्रभाव के कारण है, कॉन्टिनेंटलिटी, यानी भूमि के जल्दी गर्म होने और जल्दी ठंडे हो जाने के कारण। लिख लो, उत्तर प्रदेश हैज सिग्निफिकेंट डिस्टेंस फ्रॉम सी। उत्तर प्रदेश सागर से काफी दूर है, सागर से काफी दूर है। Hence, अतः कॉन्टिनेंटलिटी इज मोर इफेक्टिव, कॉन्टिनेंटलिटी इज मोर इफेक्टिव। महाद्वीपीयता अत्यधिक प्रभावी होता है।
कॉन्टिनेंटलिटी इज मोर इफेक्टिव, महाद्वीपीयता अधिक प्रभावी होता है। कॉन्टिनेंटलिटी मीन्स, कॉन्टिनेंटलिटी का अर्थ है कि लैंड गॉट हीटेड क्विकली, भूमि जल्दी गर्म हो जाती है। एंड बिकम कूल क्विकली, और जल्दी से ठंडी भी हो जाती है, समझ में आया? लिखिए, दैट्स वाई, यही कारण है कि ड्यूरिंग समर्स, गर्मियों में द रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश बिकम वेरी हॉट, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र अत्यधिक गर्म हो जाता है। एंड ड्यूरिंग विंटर्स, और सर्दियों में इट बिकम्स कूल, और सर्दियों में ठंडा हो जाता है, तो हम इसको कह सकते हैं कि यहां पे जो कंडीशन होता है, वेदर कंडीशन, वो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो सकते हैं, है ना? क्योंकि गर्मियों में बहुत गर्म हुआ, सर्दियों में बहुत सर्द हो गया, तो क्या हो जाएगा? एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। लिख लो, इट मीन्स देयर इज एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, अर्थात अत्यधिक तीव्र मौसमी दशाएं होती हैं। कॉन्टिनेंटलिटी ऑल्सो इफेक्ट टेम्परेचर ऑफ डे एंड नाइट, महाद्वीपीयता दिन और रात्रि के भी तापमान को प्रभावित करता है। हेंस महाद्वीपीयता दिन और रात के तापमान को भी प्रभावित करता है। कॉन्टिनेंटलिटी ऑल्सो इफेक्ट टेम्परेचर ऑफ डे एंड नाइट, टेम्परेचर ऑफ डे इज हायर एंड नाइट इज लोअर, दिन का तापमान अधिक होगा और रात्रि की तापमान कम हो जाती है। ठीक है ना? अब देखो, एक चीज और जान लो, ये हिमालय को मैंने आपको बताया था कि अगर आप उत्तर प्रदेश को ध्यान से देखो बच्चों, उत्तर प्रदेश, दिस इज आवर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पे हमें क्या दिखाई पड़ता है? शिवालिक हिमालय दिखाई पड़ते हैं, है ना? और इसके ऊपर और भी है आपका मिडिल हिमालय, ग्रेट हिमालय। तो इसके जब हम भारत को क्रॉस करके जाएंगे, चाइना से और आगे जाएंगे, तो हमें मिलेगा साइबेरिया रीजन, रशिया के अंदर। तो साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं, उनको हिमालय रोक लेता है। तो हिमालय एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। अगर हिमालय ना होता तो हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन जो उत्तर प्रदेश का दिख रहा है, ये पूरा कैसा हो जाता? ये फ्रिज हो जाता, बर्फ में जम जाता, और बर्फ में जम जाता तो फिर खेती, ठंडियों में हम लोग गेहूं उगाते हैं और पता नहीं दुनिया बहुत अच्छे काम करते हैं, वो सारा कंडीशन जो है नहीं हो पाता, तो हमें बहुत नुकसान होता है इसका। तो हिमालय क्या करता है? एक तो प्रोटेक्ट करता है, दूसरा हिमालय क्या काम करता है कि हिमालय जो मानसून विंड्स हैं उनको ब्लॉक करता है। तो मानसून विंड को ब्लॉक करके वो उत्तर प्रदेश के ऊपर उसको क्या करता है? फोर्स करता है कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से होकर वो गुजरे। तो जब यहां से मानसून विंड इधर से गुजरेगा तो क्या होगा? फिर इससे बारिश होगी। बात समझ में आई? देखो कैसे होता है। अगर इंडिया का मैप वापस से हम देखें, यहाँ पे ये जो मैंने बनाया था, यहां पे देखो बच्चों, इधर आपके हिमालय इधर है, ये हिमालय है। और जब मानसून विंड्स जाती है यहाँ पे, तो हिमालय क्या करता है? यहां इसको रोक लेता है, और रोक कर इसको किधर पुश कर देता है? यूपी की तरफ कर देता है, जाओ यूपी की तरफ। तो यूपी में फिर क्या होगी? इससे बारिश होगी। तो हिमालय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उत्तर प्रदेश के क्लाइमेट को डिसाइड करने के लिए। अगर हिमालय न होता तो शायद उत्तर प्रदेश के अंदर जो ह्यूमिड क्लाइमेट हम बार बार कहते हैं कि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है,
वो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट नहीं हो पाता, बल्कि हम कहते हैं कि इट इज ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, यानी शुष्क क्लाइमेट हो जाता है। समझ में आई बात? लिखो लिखो। हिमालय प्रिवेंट cold wind from Siberia, हिमालय साइबेरिया से आने वाले ठंडी हवाओं को रोकता है। हेंस प्लेन ऑफ उत्तर प्रदेश, इसलिए उत्तर प्रदेश का मैदान रिमेन ओपन ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों के समय भी खुला रहता है। एंड फार्मर कैन डू एग्रीकल्चर, और किसान यहां पर खेती कर सकते हैं, किसान यहां पर खेती कर सकते हैं। एंड फार्मर कैन डू एग्रीकल्चर, और किसान यहां खेती कर सकते हैं। भैया देखो, साइबेरिया में ठंडियों में कोई खेती नहीं होती। चाइना का जो ये पूरा नॉर्दर्न पोर्शन होता है, ये आपका तिब्बत वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ पे ठंडियों में खेती नहीं हो पाती, बिकॉज क्या हो जाता है, पूरा बर्फ से जम जाता है। अब बर्फ रहेगा तो कहां खेती होगी, है ना। कनाडा के अंदर खेती नहीं हो पाती इसी तरीके से, तो वही स्थिति कहां पर हो जाती, इंडिया में हो जाती, लेकिन ये इंडिया में ऐसी स्थिति नहीं बनने देता। देखो, हिमालय ऑल्सो इफेक्टिवली ब्लॉक्स मानसून विंड, हिमालय ऑल्सो इफेक्टिवली ब्लॉक्स मानसून विंड, हिमालय प्रभावी रूप से मानसून पवनों को रोकता है। इफेक्टिवली ब्लॉक्स मानसून विंड्स, मानसून पवनों को प्रभावी रूप से रोकता है। एंड फोर्सेस देम टुवर्ड्स प्लेन ऑफ यूपी, और उन्हें उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों की ओर, फोर्सेस देम टुवर्ड्स प्लेन ऑफ यूपी, और उसे उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों की ओर धक्का देता है, विच कॉजेज रेनफॉल इन यूपी, जिससे उत्तर प्रदेश में बारिश होती है। नेक्स्ट है प्रेशर एंड विंड्स। अब बच्चों देखो, उत्तर प्रदेश में प्रेशर और विंड्स के बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। चलो देखो, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा इंडिया को पूरा समझना पड़ेगा, तभी हम उत्तर प्रदेश के प्रेशर विंड्स की बात हम कर पाएंगे। चलो इधर नया बना देता हूं। ठीक है, अगर इंडिया को हम बात करें तो उत्तर प्रदेश हमारा कहां उपस्थित है, उत्तर प्रदेश हमारा यहां पर उपस्थित है, इन दिस रीजन। कुछ इस तरीके से उत्तर प्रदेश हमारा उपस्थित है यहां पे। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो देखो, गर्मियों में क्या होता है, समर में यहां पे क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है, और टेम्परेचर हाई होने की वजह से ये जो प्लेन एरिया है, यहां पे एक लो प्रेशर डेवलप होता है। कैसा प्रेशर डेवलप होगा, लो प्रेशर डेवलप होगा। कॉन्टिनेंटलिटी सिंपल सा है, गर्मियों में क्या होगा, बहुत गर्म हो जाएगा, और गर्म होगा तो यहाँ पे एयर क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, और जो गर्म एयर होती है, गर्म हवा होती है, वो किधर जाती है, ऊपर उठ जाती है, राइज कर जाती है। राइज कर जाएगी तो वहां पे कैसा प्रेशर बन जाएगा, लो प्रेशर। तो एक तरीके से ये हेल्प करता है किसको, मानसून विंड को अट्रैक्ट करने में। मानसून विंड को क्या करता है, ये अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। विंटर्स में क्या होता है बच्चों, विंटर्स में कॉन्टिनेंटलिटी के कारण ही अगर हम कह दें तो विंटर्स में क्या होगा, यहां पे टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर कम हो जाएगा तो कैसा प्रेशर बन जाएगा, विंटर में हाई प्रेशर बन जाएगा। तो जब हाई प्रेशर बन जाएंगे तो हवाएं कैसे फ्लो करेंगी, इस तरीके से फ्लो करने लगेंगी, है ना। इस देखो, ये
एयर जो है क्या हो रही है, रिवर्सल हो रहा है, क्या हो रहा है, रिवर्सल हो रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सल ऑफ मानसून कहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की एक खास चीज है इसमें, अगर हम देखते हैं थोड़ा, क्योंकि उत्तर प्रदेश, ये तो पूरा इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, उत्तर प्रदेश में हम खास करके देखते हैं। देखो ये तो जैसे ही जैसे समर का दूसरा हाफ स्टार्ट होता है ना बच्चों, उसमें क्या होता है कि जो विंड्स फ्लो होती है, यहाँ पे मानसून विंड इधर आ रही है, ये येलो कलर से समर के समय पे जब इधर ये आ रही होती है इस तरीके से, तो यहां पे जो आपके हिमालय है, हिमालय, इससे ये टकराएगी और रुक जाएगी, और रुकने के बाद इसको फोर्स करते हैं इस डायरेक्शन में। तो अब ये हवा का डायरेक्शन हमें ड्यूरिंग समर कैसे दिखाई पड़ेगा, सेकेंड हाफ में, सेकेंड हाफ के समर में हमें हवा का डायरेक्शन इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, और इस हवा को हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्वा कहेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, पूर्वा, क्योंकि किधर से आती हुई दिखाई पड़ रही है, पूरब से आती हुई दिखाई पड़ रही है। ये समझ में आया। तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि हवा का डायरेक्शन जो होता है, जहां से आती है, उसी के आधार पे क्या करते हैं, उसका नाम रखते हैं। तो हवा अगर पूरब से आ रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पूर्वा। आप लोग सुनोगे पूर्वैया, है ना। खास करके जो पूर्वांचल वाला जो एरिया उत्तर प्रदेश का, वहां पे क्या बोलते हैं इसको, पूर्वैया कहा जाता है। और पूर्वैया के समय पे अलग अलग चीजें की जाती है, वहां पे बहुत सारे फेस्टिवल अभी शुरू हो गए, देखो सावन स्टार्ट हो रहा है, पूर्वैया तो चल रही है अभी, पूरब से हवाएं आ रही है, और जब पूर्वैया आती है तो क्या होती है, बारिश होती है, और बारिश होगी तो बहुत सारे त्योहार मनाना शुरू कर देंगे, सावन आ जाएगा और गाने गाएंगे, उसमें बिरहा गाया जाता है ना। साथ में आल्हा भी गाते हैं उसी में, महिलाएं जो खेतों में, अब क्या शुरू हो गया होगा, रोपनी, क्या बोलते हैं, रोपनी, रोपनी स्टार्ट हो गई होगी, रोपनी करे तो महिलाएं उसमें गाना गाती हैं, तो बड़ा एक जो है माहौल बनाते हैं बहुत अच्छा सा वहां। तो एक तरीके से एक प्रतीक है खुशहाली का, इसका प्रतीक होता है खुशहाली का। तो ये आपके किसकी वजह से हो रहा है, विंड के। वही जब सर्दियां आएंगी बच्चों, सर्दियां आएंगी तो ये जो हवाएं ऐसे जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं यूपी के अंदर, एक्चुअल में ये हवाएं इस तरीके से चलती, इस तरीके से चलती, इस तरीके से चलती, तो थोड़ा सा हमें ये दिखाई पड़ता है ये पश्चिम डायरेक्शन से आती हुई लगती है। कैसी लगती है, पश्चिम डायरेक्शन। तो हम इसको क्या बोलते हैं, पछुआ। क्या बोलते हैं उसको, पछुआ। तो क्योंकि ये पश्चिम से आती तो ऐसे ही, ऐसे चलती, इस तरीके से, इस तरीके से चलती, हम इसे लगता है हमें कि पश्चिम से आ रही है, हम इसे क्या बोल देते हैं, पछुआ कह देते हैं। तो इस वजह से पछुआ सर्दियों के टाइम पे, थोड़ा गर्मियों की कुछ समय तक चलती रहेगी, मानसून टाइप पे कौन सी हवा हो जाएंगी, ये पूर्वा हो जाएंगी, पूर्वैया हो जाएंगी। ठीक है, चलो लिख लो जरा बातें इसमें, लिखो। देखो ड्यूरिंग समर्स, गर्मियों में, गर्मियों में द उत्तर प्रदेश रीजन, द उत्तर प्रदेश रीजन बिकम्स वेरी हॉट, अत्यधिक गर्म हो जाता है, अत्यधिक गर्म हो जाता है, एंड लो प्रेशर डेवलप्स, एंड लो प्रेशर डेवलप्स हियर, और यहां पर निम्न दाब क्षेत्र बनता है, which attracts the monsoon wind from sea, which attracts the monsoon winds from sea, जो सागर से मानसून हवाओं को आकर्षित करता है, आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। ब्रैकेट में लिख लो, मानसून मीन्स रिवर्सल ऑफ विंड। मानसून का अर्थ होता है, अर्थ होता है हवाओं की दिशा का परिवर्तित हो जाना, परिवर्तित हो जाना। देखिए उत्तर प्रदेश ऑल्सो हेल्प्स, उत्तर प्रदेश ऑल्सो हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग द, स्ट्रेंथनिंग द मानसून विंड। उत्तर प्रदेश मानसून पवनों को मजबूत बनाने में भी मदद करता है। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग रेनी सीजन, वर्षा के समय, वर्षा के समय
विंड फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन उत्तर प्रदेश। वर्षा के समय उत्तर प्रदेश में हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। वाइल ड्यूरिंग विंटर्स, जबकि सर्दियों में इट इज मोस्टली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सर्दियों में यह मुख्य रूप से पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। बिकॉज, क्योंकि ड्यूरिंग विंटर्स, क्योंकि सर्दियों में दिस रीजन कम्स अंडर इफेक्ट ऑफ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट। क्योंकि सर्दियों में यह क्षेत्र उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट के संपर्क में आती है। जरा इसको कुछ बच्चे जो नहीं जानते मैं बताता हूं, व्हाट इज सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट। देखो, पृथ्वी की सतह पे 4 परमानेंट जेट पाए जाते हैं। तो सारे जेट के बारे में नहीं जानना है, बस हमको किसके बारे में जानना है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट। अब ये जेट होते क्या, जरा थोड़ा सा जान लेते हैं, चलो कंफ्यूज ना हो आप लोग, इसलिए बता देता हूं। देखो बच्चों, अपर ट्रोपोस्फियर में, ऊपरी क्षोभ मंडल, या धरातल पे नहीं, ये हमारे धरातल पे नहीं चलती है, कहां चलती है, ऊपर चलती है, 7-8 किलोमीटर 14 किलोमीटर ऊपर चलती है। लेकिन सोचो, अगर कोई भी चीज ये ऊपर से तेजी से चली जा रही है तो क्या उसका प्रभाव और हवाओं पे नीचे जो उनके ऊपर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, उनके ऊपर भी क्या पड़ेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। कोई भी चीज, जैसे आपने देखा ना, ट्रेन कहीं से बहुत तेजी से निकल गई तो क्या अपने साथ चीजों को ड्रैग करके ले जाती है उधर, तो वो ड्रैगिंग होगी इसकी वजह से। अब देखो, ये जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट होती हैं, ये 4 परमानेंट जेट्स हैं, और ये जो जेट है यहां वाली सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, इसी का प्रभाव पड़ता है। और नाम क्या है इसका बताओ बच्चों, वेस्टर्ली। और वेस्टर्ली का मतलब किधर फ्लो कर रही होगी, वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही होगी। और जब ये वेस्ट की तरफ फ्लो करती है बच्चों, तो ये ड्रैग भी करती है, और साथ में एक चीज और करती क्या है कि जब ये ड्रैग करके हवाओं को इधर ले जाती है, तो इसकी वजह से इधर से जो भी हवाएं होती है वो इधर उत्तर प्रदेश की तरफ एंटर करती है, ईस्ट की तरफ जाएंगी, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगी। नाम क्या है, वेस्टर्ली। वेस्टर्ली का मतलब, देखो मैंने क्या बताया था, हवा का नाम किधर से पड़ता है, जहां से वो जनरेट होती है, ओरिजिन होती है। तो ओरिजिन किधर से हो रही है, वेस्ट से हो रही है, तभी से इसका नाम क्या पड़ा है, वेस्टर्ली पड़ा। वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, तो उत्तर प्रदेश में हवा को किधर खींच के ले जाएगी, वेस्ट से ईस्ट की तरफ ले जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे उसको, पछुआ। क्या बोलेंगे हम उसको, पछुआ कहेंगे। और बच्चों देखो, एक बात और जानो, ये जो जेट स्ट्रीम होती है ना, इन समझ में आ रहा है बात, जेट स्ट्रीम कुछ नहीं है बच्चों, बस इतना याद रखना है कि अपर एयर में, पूरा जब ज्योग्राफी पढ़ोगे ना इसके बारे में, फिजिकल ज्योग्राफी, तो समझ में आएगा अच्छे से। नहीं अभी थोड़ा सा तो कुछ थोड़ी चीजें याद कर लेना है कि अपर ट्रोपोस्फियर के अंदर बहुत तेजी से, जैसे मान लो कि ये धरातल है, ऊपर से कोई हवा ऐसे ऐसे तेजी के साथ चली जा रही है। अब जब ये हवा तेजी के साथ जाएगी तो दूसरे आसपास की हवा को क्या करेगी, ड्रैग करेगी इस डायरेक्शन में। दूसरा, ये देखो, जब इस तरीके से जब डीप करेगी और ऐसे जाएगी, तो इसकी वजह से क्या बनेगा, यहाँ पे एक डिप्रेशन बनेगा, और इसकी वजह से हाई प्रेशर क्रिएट करेगी। सोचो, कोई चीज ऐसे आ रही है तो नीचे क्या करेगी, दबाव डालेगी, और दबाव डालेगी तो क्या करेगी, हाई प्रेशर क्रिएट करेगी। ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट है, उत्तर प्रदेश के ऊपर क्या क्रिएट करती है, हाई प्रेशर भी क्रिएट करती है साथ। समझ में आया। अब जब उत्तर प्रदेश पे हाई प्रेशर क्रिएट कर देगी, तो ये ओशियन किस पे आ जाएगा, लो प्रेशर पे। तो यहां से विंड किधर फ्लो करना शुरू करेगा, उत्तर प्रदेश से किधर जाएगा, ओशियन की तरफ। तो ठंडियों में भारत से किधर जाता है, ओशियन की तरफ जाते हैं विंड, और गर्मियों में किधर आता है, ओशियन से इंडिया की तरफ आती है। तो इसमें उत्तर प्रदेश का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट में क्या लिखवाया था, अच्छा इसके ऊपर से केवल ये बताया था कि ये जेट फ्लो करती है, यही ना, लिखो, दिस वेस्टर्ली जेट ब्रिंग्स वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन उत्तर प्रदेश। दिस वेस्टर्ली जेट ब्रिंग्स वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन उत्तर प्रदेश। यह
पछुआ जेट उत्तर प्रदेश में पछुआ विक्षोभ लेकर आती है, पछुआ विक्षोभ लेकर आती है, which gives rainfall in western UP and sometime in central and ईस्टर्न यूपी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश कराती है और कभी कभी मध्य और पूर्व उत्तर प्रदेश में भी बारिश कराती है, और कभी कभी मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश कराती है। तो आपके यहां कभी कभी सर्दियों में भी बारिश होती है ना, और वो सर्दियों में बारिश किसकी वजह से होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। और उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? यही सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट जो ऊपर चल रही है वही जिम्मेदार है इसके। क्लियर हो गया? तो ये विंड पैटर्न है आपका, और आपका चलो ठीक है। अब हम थोड़ा बात करते हैं टेम्परेचर पैटर्न का। लिख लो टेम्परेचर पैटर्न। टेम्परेचर पैटर्न, तापीय दशाएं, तापीय दशाएं। अब देखो उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो मैंने बताया कि कॉन्टिनेंटल टाइप का है ये, तो गर्मियां क्या होगी? बहुत गर्म होंगी, और उनमें भी बच्चों सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां पड़ेगा? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ज्यादा नजदीक होंगे, क्योंकि गर्मियों में सन कहां पे आ जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, कर्क रेखा पे आ जाता है, और कर्क रेखा पे आएगा तो सबसे ज्यादा गर्मी होगी। तो अगर सदर्न डिस्ट्रिक्ट अगर आप देखो उत्तर प्रदेश का, लाइक चित्रकूट हो गया, तो महोबा हो गया, तो ये जब चित्रकूट हो गया, महोबा, हमीरपुर हो गया, यानी बुंदेलखंड का रीजन थोड़ा सा देख लो आप, इन सब क्षेत्रों में गर्मी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी, और इन सब क्षेत्रों में हीट वेव्स चलती है। हमारे यहां भी पहुंचती है, यहाँ लखनऊ के अंदर भी पहुंचती है, क्योंकि अब यार हम लोग बहुत दूर नहीं है उससे, है ना। तो क्या चलेंगी? यहाँ पे हीट वेव्स चलती है, बहुत तेज हवाएं, जिन्हें आप लोग लू के नाम से जानते हैं। क्या चलती हैं? लू चलती है। उनका अभी देखो टेम्परेचर अगर आपने देखा होगा तो अभी जून में शुरुआती समय में 45-46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच गया था। तो टेम्परेचर क्या होता है? बहुत हाई हो जाता है। देखो देखो ड्यूरिंग समर, गर्मियों में टेम्परेचर रीचेज अप टू 45 डिग्री सेल्सियस इन सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। गर्मियों में उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। डिस्ट्रिक्ट लाइक जिले जैसे कि झांसी, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, देख लो, झांसी, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर फेसेस हीट वेव्स में हीट वेव चलती है, हीट वेव चलती है, हीट वेव चलती है। दिस हीट वेव ऑल्सो रीचेज इन अदर पार्ट ऑफ यूपी। यह हीट वेव उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी पहुंचती हैं। These heat waves also reaches in other part of यूपी। ये हीट वेव उत्तर प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों में भी पहुंचती है। These are called लू, इन्हें लू कहा जाता है। These are called लू, इन्हें लू कहा जाता है, LOO, लू कहा जाता है। अच्छा, हीट वेव में जानते हो क्या होगा? हीट वेव में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, लाइक डिहाइड्रेशन। एक सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? डिहाइड्रेशन होगा। और अगर जरूरत से ज्यादा अगर ये, और देखो बॉडी का एक टेम्परेचर होता है हमारे, और हमारा बॉडी क्या करता है? उस टेम्परेचर को बैलेंस करने का प्रयास करता है, और इसको हम लोग एक चीज से जानते हैं, इसे कहा जाता है होम्योस्टेसिस। अंग्रेजी में एक शब्द भी होता है होम्योस्टेसिस, जिसमें बॉडी अपने अंदर होने वाले चेंजेस को क्या करता है? वो बैलेंस बनाने का प्रयास करता है। जब देखो टेम्परेचर राइज होगा तो पसीना निकलता है आपके शरीर से, वो एक्चुअल में जो आपका पसीना जो निकलता है ना, ये स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है,
ये बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, वो कंट्रोल करने का एक मैकेनिज्म है बॉडी का, ताकि वो टेम्परेचर को बनाए रखे। लेकिन बाहर अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, वो टेम्परेचर किधर जाएगा, आपके बॉडी के अंदर जाएगा, और बॉडी के अंदर जाएगा तो आपके ऑर्गन्स का अगर टेम्परेचर बढ़ जाता तो कई बार मल्टी ऑर्गन फेलियर्स के कंडीशन दिखाई पड़ते हैं, और बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है इससे। तो आप देखो कई बार लू लगने से कुछ लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। समझ में आया? लिखो, दीज हीट वेव्स क्रिएट्स मेनी हेल्थ इशू। यह हीट वेव कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करती हैं, लाइक जैसे कि डिहाइड्रेशन, जैसे कि पानी की कमी होना, सन स्ट्रोक, सूर्य के प्रकाश से जलना, सन स्ट्रोक, सूर्य के प्रकाश से जलना, क्रॉप फेलियर, फसलों का नुकसान होना, क्रॉप फेलियर, फसलों का नुकसान होगा, एंड इट मे कॉज मल्टी ऑर्गन फेलियर, और इससे कई अंग काम करना भी बंद कर सकते हैं, कई अंग काम करना भी बंद कर सकते हैं, विच मे लीड्स टू डेथ, जिससे मृत्यु भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। हो गया? लिखिए, ड्यूरिंग विंटर्स, सर्दियों में, सर्दियों में नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ उत्तर प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र बिकम्स वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा हो जाता है। इट मे रीचेज अप टू 2 डिग्री सेल्सियस, यह 2 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है, 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। द कोल्ड विंड्स कम फ्रॉम हिमालय, हिमालय से ठंडी हवाएं आती हैं। द कोल्ड विंड कम्स फ्रॉम हिमालय, हिमालय से ठंडी हवाएं आती हैं। दीज आर कॉल्ड शीतलहर, इन्हें शीतलहर कहते हैं। दीज आर कॉल्ड शीतलहर, इन्हें शीतलहर कहते हैं। ठीक है ना? तो आप लोगों ने देखा होगा कि शीतलहर जब चलती है तो टेम्परेचर बहुत ही डाउन हो जाता है, और इससे क्या होगा कि जो आपके प्लांट्स होंगे, प्लांट्स में एक चीज आप लोगों ने सुना होगा ना, पाला मार दिया। सुना पाला? कि क्या होता है पाला मार देना? सुना है कि नहीं ये शब्द की? सुना है कभी कि पाला जो है, पाला लग गया है, जो पूरे फसल को पाला लग गया है? हाँ हाँ, कोल्ड की वजह से प्लांट्स जो होते हैं सूख जाते हैं। ऐसा क्या होता क्या है उसमें? उसकी जो जड़ें होती है ना, जड़ों में पानी होता है प्लांट्स के, और प्लांट की जड़ें जो होती है, देखो प्लांट की जड़ें तो किसमें होती हैं? वो सॉइल के नीचे होती है। और मैंने बताया मिट्टी जो है ज्यादा ठंडा हो जाता है, और ज्यादा ठंडा हो तो वो जम जाती है। और एक चीज जानते हो ना कि जो आपका वॉल्यूम होता है, वो बर्फ का वॉल्यूम जो होता है वो ज्यादा होता है, पानी का कम होता है। तो सोचो जड़ों में पानी है, वॉल्यूम बढ़ गया तो जड़ें क्या हो जाएंगी? फट जाएंगी। अरे कभी फ्रिज में बॉटल तोड़े हो कि नहीं तोड़े हो? डाल के फ्रीजर में जो है पानी पूरा भर दिया और उसको डाल दिया फ्रीजर में पानी भर के, तो फिर क्या होता है? बॉटल टूट जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी का आयतन कम होता है, बर्फ का आयतन ज्यादा होता है। सोचो ठंडे होने में इतना प्रेशर है, तो स्टील के बॉटल को भी तोड़ देता है। तो ये इनकी जड़ें क्या हो जाती हैं? फट जाती हैं, जिससे क्या हो जाता है? वो फसल का नुकसान हो जाता है, पाला लग जाता है। लिख लो, ड्यूरिंग एक्सट्रीम लो कंडीशन, अत्यधिक एक्सट्रीम लो टेम्परेचर कंडीशन, अत्यधिक निम्न तापमान के समय, देयर विल बी फ्रीजिंग इफेक्ट टू प्लांट्स, पौधों को पाला लग जाता है। देयर इज फ्रीजिंग इफेक्ट टू प्लांट्स, जिससे पौधों को पाला लग जाता है। देयर मे बी
क्रॉप फेलियर, जिससे फसलों को नुकसान हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए किसान क्या करता है, कोई बताएगा? हाँ, पानी डालता है। देखो, तो पानी डालेगा तो क्या होगा, जल्दी से ना तो गर्म होगा और ना ही जल्दी ठंडा होगा। समझ में आया? लैंड है तो लैंड जल्दी गर्म हो गया, जल्दी क्या हो गया, ठंडा। कहेंगे बताओ, ठंडा से बचाने के लिए लोग पानी से भागते हैं, और यहाँ पे ठंडी से बचने के लिए प्लांट के लिए क्या प्रयोग किया जा रहा है, पानी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ना तो जल्दी वो ठंडा होगा और ना ही जल्दी गर्म होगा। समझ में आया? एक चीज और बताओ, यूपी में और क्या देखते हो ठंडी के टाइम पे, क्या फॉग देखते हो, कोहरा। तो फॉगी कंडीशन दिखाई पड़ेगा, और जिससे क्या होगा, विजिबिलिटी कम होगी, तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित होगी। लिख लो, इन दिस रीजन फॉगी कंडीशन जनरेट्स ड्यूरिंग विंटर। इस क्षेत्र में सर्दियों में कोहरा 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 छा जाता है, जिससे दृश्यता कम हो जाती है, विच रिड्यूसेस द विजिबिलिटी, जिससे दृश्यता कम हो जाती है, विच रिड्यूसेस द विजिबिलिटी, विच हैम्पर्स द ट्रांसपोर्टेशन, विच हैम्पर्स द ट्रांसपोर्टेशन, जिससे यातायात प्रभावित होता है, यातायात प्रभावित होता है। रेनफॉल पैटर्न देखो, रेनफॉल पैटर्न, रेनफॉल पैटर्न, वर्षा की दशाएं, वर्षा की दशाएं, रेनफॉल पैटर्न। तो बच्चों देखो, उत्तर प्रदेश में जो ज्यादातर बारिश होती है, कब होती है, मानसून टाइम पे। 80 to 85% रेनफॉल जो होती है उत्तर प्रदेश की, वो मानसून पीरियड में होती है, जो अभी स्टार्ट हो रहा है आपका, जून में स्टार्ट हुआ। तो कब स्टार्ट होता है, लेट जून में। कब स्टार्ट होता है, लेट जून में स्टार्ट होता है और सितंबर तक चलता है। तो इसी के बीच में बारिश होती है यहाँ पे, और 80 to 85% रेनफॉल होता है। लिखो, उत्तर प्रदेश रिसीव्स रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून टाइम। उत्तर प्रदेश में वर्षा मानसून के समय में होती है। ब्रैकेट में लिख लो, साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो इंटर करती है, हालांकि वो पूरब से करती है, लेकिन वो भारत में इंटर कहां से करती है, दक्षिण पश्चिम से करती है। वही हवाएं बदल के उत्तर प्रदेश में किधर से इंटर करती है, पूरब से। तो इस मानसून को हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट मानसून। लिखो, उत्तर प्रदेश रिसीव्स 80 to 85% रेनफॉल ड्यूरिंग दिस पीरियड। उत्तर प्रदेश में इस समय 80 से 85 प्रतिशत वर्षा होती है, वर्षा होती है। द ईस्टर्न रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश रिसीव्स मोर रेनफॉल। उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र अधिक वर्षा प्राप्त करता है, वर्षा प्राप्त करता है। डिस्ट्रिक्ट लाइक, जिले जैसे कि, डिस्ट्रिक्ट लाइक जिले जैसे कि गोरखपुर, गोरखपुर, देवरिया, बरेली, बरेली, कुशीनगर, कुशीनगर receives rainfall around 120 to 180 सेंटीमीटर। में बारिश, जिले जैसे कि गोरखपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर में बारिश 120 से 180 सेंटीमीटर तक होती है। वाइल इन ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स, जबकि पूर्वी जिलों में, सॉरी पश्चिमी, वाइल इन वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, जबकि पश्चिमी जिलों में, लाइक मथुरा, आगरा एंड अलीगढ़, जैसे मथुरा, आगरा, अलीगढ़,
इट इज ओनली 60 to 80 सेंटीमीटर। यह केवल 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करती है। रेनफॉल lower down the temperature during summer। lower down the temperature during summer। वर्षा गर्मियों में तापमान को कम करती है। तो अभी देखो टेम्परेचर आपका क्या हुआ, थोड़ा सा कम हुआ है इसकी वजह से, ठीक है ना। चलो एक बात और हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तराई जो क्षेत्र है हमारा, तराई क्षेत्र में वर्षा तो ऐसे नॉर्मल जो होता है रेनफॉल वो तो वही 120 से 180 सेंटीमीटर के आसपास होगा, लेकिन हिमालय से पानी ज्यादा आने की वजह से दूसरे क्षेत्रों से ये क्षेत्र में कैसा कंडीशन बनता है, मडी कंडीशन, मैंने बताया था स्वैम्पी और मार्शी कंडीशन बनेगा। तो इस वजह से इसकी ह्यूमिडिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। समझ में आया? लिखो, इन उत्तर प्रदेश में तराई बेल्ट ब्रैकेट में लिख लो नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ उत्तर प्रदेश। तराई बेल्ट नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड ईस्टर्न पोर्शन और पूर्वी क्षेत्र हैव मोर ह्यूमिड कंडीशन, में ज्यादा आर्द्र दशाएं होती हैं। ज्यादा आर्द्र दशाएं होती हैं। लिखिए, बुंदेलखंड रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, ऑल्सो रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में भी वर्षा कम होती है। इट इज अराउंड 50 to 75 सेंटीमीटर। यह 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास है। ह्यूमिडिटी हमने देख ही लिया, ठीक है। चलो अभी हम लोग को जो बातें करना है, अलग अलग ऋतुओं की बात करेंगे थोड़ा, क्योंकि देखो हमें हर तरीके से देखना पड़ेगा इसको ऋतु, क्योंकि क्वेश्चन आपसे ऐसे आ जाए कि उत्तर प्रदेश में कितनी ऋतुएं हैं और इसमें क्या क्या चीजें कंडीशन हमें देखने को मिलती है। हालांकि कुछ चीजें तो हमने देख लिया, लेकिन अब कुछ चीजें इसमें आपको, ताकि क्वेश्चन आपके निकल जाए, तो मैंने कोशिश किया कि क्वेश्चन वाइज आपको दे दिया जाए, ताकि देखो मेंस में ही इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रीलिम्स में तो फैक्चुअल्स होते हैं, और फैक्चुअल्स आप यहां से मेंस वाला जो टॉपिक है इसमें कुछ चीजें निकल कर आएंगी फैक्ट, बाकी सब तो आपको लिखने के लिए आएगा। तो मेरा जो मैं आपको पढ़ाने का पैटर्न मैंने बना रहा है कि क्वेश्चन के हिसाब से आप पढ़ो। लाइक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या जो ऐसे कंडीशन है जो उत्तर प्रदेश के अंदर क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं, तो अब बता ले जाओगे जो जो कंडीशन बताया मैंने आपको कि कॉन्टिनेंटलिटी हो गया, हिमालय हो गया। आपसे पूछा जाए कि पैटर्न बताओ, आप रेनफॉल पैटर्न, आपका मॉइस्चर पैटर्न बताना है, आपको टेम्परेचर पैटर्न बताना है, मॉइस्चर टेम्परेचर ये सब पैटर्न बता ले जाओगे कि कहाँ पे कितना टेम्परेचर है, कहाँ पे कितना मॉइस्चर, कब कब ऐसा हमें कैसे कैसे दिखाई पड़ता है, ये सारे कंडीशंस। अब हम थोड़ा ऋतुओं की बात करेंगे। देखो उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से हम इसको 3 ऋतुओं में बांटते हैं। कितने ऋतुओं में बांटेंगे? अभी हम लोग एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स भी देखेंगे बाद, आज तो क्लास में नहीं हो पाएगा, लेकिन 3 ऋतुओं के बारे में थोड़ी बात कर लेंगे। लिखो सीजन्स इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली ऋतुएं, देखिए देयर आर 3 सीजन्स इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। लिख लो, शीत ऋतु, विंटर, समर, ग्रीष्म ऋतु, एंड रेनी सीजन, और वर्षा ऋतु। तो लिख लो सबसे पहला विंटर, शीत ऋतु, विंटर।
फ्रॉम अक्टूबर टू फेब्रुवरी, अक्टूबर से फरवरी तक, फेब्रुवरी, देयर इज विंटर सीजन इन यूपी, उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु होती है, शीत ऋतु होती है। द एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर इज 28.3 डिग्री सेल्सियस, औसत अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड मिनिमम एवरेज टेम्परेचर इज 13.3 डिग्री सेल्सियस, और कम से कम औसत तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस होती है। अब ये क्या चीज है? कभी मैक्सिमम औसत तापमान, मैक्सिमम क्या मतलब है? ड्यूरिंग समर, अरे सॉरी, ड्यूरिंग डे, दिन के समय में तापमान क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ज्यादा होगा तो सबसे ज्यादा का एवरेज लेंगे हम लोग गर्म सर्दियों के समय, तो कितना मिलेगा हमको? 28.3 डिग्री सेल्सियस। और जो आपका सबसे लो टेम्परेचर होता है वो कब होगा? रात में होगा। तो रात के समय में जो सबसे लो टेम्परेचर होगा उसका एवरेज लेंगे तो कितना मिलेगा हमको? 13.3 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। देखो, द टेम्परेचर increases from नॉर्थ टू साउथ, तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है। टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो कौन सा क्षेत्र उत्तर प्रदेश का ज्यादा ठंडा होगा? नॉर्दर्न पोर्शन। और सदर्न पोर्शन क्या होगा? कम ठंडा, मतलब गर्म होगा उसकी अपेक्षा में। लिख लो, मीन्स अर्थात नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ यूपी इज कूलर देन सदर्न पोर्शन। उत्तर प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र दक्षिणी क्षेत्र की अपेक्षा ज्यादा ठंडा होता है, ज्यादा ठंडा होता है। अब थोड़ा सा और बातें करते हैं। जैसे वेस्टर्न पार्ट प्लेन जो है आपका उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, उसमें अगर हम देखते हैं तो उसमें कुछ माउंटेनियस पार्ट पाए जाते हैं, जैसे कि सहारनपुर वगैरह में। तो वहां पे जो टेम्परेचर होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस तक जो है आता है। और यूपी में जो सर्दियां होती हैं उस समय पे कुछ रेनफॉल भी होता है। और रेनफॉल किसकी वजह से होता है? मैंने अभी ये बताया आपको, वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। और ज्यादातर किस पार्ट में होगा? तो वेस्टर्न पार्ट में होगा। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा और, वर्ल्ड एटलस इधर है, देखो। वर्ल्ड एटलस में अगर आप देखोगे बच्चों ध्यान से, तो यहां देखो इंडिया दिख रहा है, और वेस्टर्ली जेट जो है वो यहां से ऐसे क्रॉस करती है, इस तरीके से, ऐसे। तो अगर ऐसे जा रही है तो एक सागर है जिसे हम लोग बोलते हैं मेडिटेरेनियन। क्या बोलते हैं इसको? मेडिटेरेनियन सी। तो वेस्टर्ली जेट कहां से आ रही होती है? मेडिटेरेनियन सी से आ रही होती है। अच्छा देखो, एक बात जानो, कभी भी बारिश होने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? मॉइस्चर की जरूरत। और मॉइस्चर हमें कहां से मिलेगा? किसी वाटर बॉडी से मिलेगा। और वाटर बॉडी कहां एग्जिस्ट करता है? देखो, मेडिटेरेनियन, उसके आगे ब्लैक सी, उसके आगे क्या है? कैस्पियन सी है। बेसिकली नीचे वाले लेयर पे देखो तो मेडिटेरेनियन है। तो ये जो वेस्टर्ली जेट आपकी चल रही है, ये क्या करेगी? देखो, मेडिटेरेनियन सी में क्या होगा? इवापोरेशन होगा, मॉइस्चर ऊपर जाएगा, और जो वेस्टर्ली जेट जा रही है उसको ड्रैग करके किधर लेकर आएगी? पाकिस्तान, इंडिया, है ना? ईरान, पाकिस्तान, इंडिया। तो भारत में ये ज्यादातर बारिश कहां होगा? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में, और कभी कभी किधर आएगा? आपके और भी पार्ट में आ जाएगा। तो सर्दियों में बारिश जो होती है वो कैसी होती है? तो अच्छा, एक बात और जानो, इसे कहा जाता है कि ये जो आपका साइक्लोनिक रेनफॉल है, क्या बोलते हैं वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस को? साइक्लोनिक रेनफॉल है। एक्चुअल में ये देखो, जो वेस्टर्ली जेट हवाओं को लेकर आती है ना, वो उसमें मॉइस्चर ज्यादा होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर उनका हाई होता है। जबकि उत्तर प्रदेश वाला जो रीजन है ये टेम्परेचर कम होता है। जब हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर वाले विंड आपस में मिलते हैं ना, तो यहां पे एक साइक्लोनिक कंडीशन बनता है। क्या बनता है? फ्रंट, नाम सुने हो? फ्रंट, कभी सुने हो फ्रंट?
फ्रंट, वाताग्र बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वाताग्र कहा जाता है। तो जब गर्म हवा और ठंडी हवा आपस में जब मिलती है ना, तो इनके बीच में क्या बनता है? एक फ्रंट का फॉर्मेशन होता है, वाताग्र बनता है। और इस फ्रंट में क्या होती है कि जो गर्म हवा होती है ना, वो हल्की होती है, जो ठंडी हवा होती है वो क्या होती है? भारी होती है। देखो इधर, ये मान लो कि ठंडी हवा है, और ये हम मान लेते हैं कि ये पीले रंग से ये गर्म हवा है, और ये दोनों जब आपस में ऐसे टकराएंगी, ये क्या होती है? हल्की है, और ठंडी हवा कैसी है? भारी। जब आपस में टकराएंगी तो ये गर्म हवा ऊपर उठ जाएगी, है ना? और हवा जब ऊपर उठ जाएगी और हवा जब राइज करती है तो ठंडी होती है, ठंडी होती तो क्या होता है? बारिश होता है। तो इट इज अ काइंड ऑफ साइक्लोनिक रेनफॉल। कैसी बारिश है ये? काइंड ऑफ साइक्लोनिक रेनफॉल है। जब भी ये वाताग्र का फॉर्मेशन होता है फ्रंट का, उसे हम क्या बोलते हैं? साइक्लोनिक रेनफॉल। लिख लो, लिख लो। ड्यूरिंग विंटर्स, सर्दियों में, सर्दियों में, सर्दियों में वेस्टर्न प्लेन ऑफ उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न प्लेन ऑफ उत्तर प्रदेश receives rainfall due to westerly disturbance। सर्दियों में उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र पछुआ विक्षोभ के कारण वर्षा प्राप्त करता है, वर्षा प्राप्त करता है। वेस्टर्ली जेट ड्रैग्स moist air, westerly jet drags moist air from Mediterranean Sea, पछुआ जेट भूमध्य सागर से वाष्प को खींच कर ले आती है, and generate cyclonic condition in उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में चक्रवाती दशाओं का निर्माण करती है, चक्रवाती दशाओं का निर्माण करती है। ब्रैकेट में लिख लो कि द एयर इन उत्तर प्रदेश रिमेन कूल, उत्तर प्रदेश की हवा ठंडी होती है। एंड एयर फ्रॉम मेडिटेरेनियन रीजन इज वार्म, और भूमध्य सागर से आने वाले क्षेत्र की हवा गर्म होती है, गर्म होती है। हो गया? अच्छा, एक चीज और बताओ, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जब ये वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस होगा तो टेम्परेचर राइज करेगा? क्योंकि वो गर्म हवा उधर से है ना भाई, तो टेम्परेचर क्या करेगा? और एक चीज और होती है कि जब ऊपर बादलों का निर्माण होता है ना बच्चों, तो क्योंकि विंटर में अगर बादल बन गए तो रेडिएशन जो होता है, रेडिएशन रुक जाता है, क्योंकि अर्थ तो बार बार एनर्जी रेडिएट करती रहती है, और इसी एनर्जी रेडिएट होने की वजह से तो क्या होता है? ठंडा होता है। और तो ठंडी कैसे होगी? जब विकिरण होगा, उसमें निकलता रहेगा एनर्जी यहां से, और अगर ऊपर आसमान में बादल है तो ये जो एनर्जी निकलेगी उसको क्या कर लेगा? रोक लेगा, और रोक लेगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? राइज होगा। तो लिखो, वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस राइजेस द विंटर टेम्परेचर, वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस राइजेस द विंटर टेम्परेचर। पछुआ विक्षोभ से शीतकालीन तापमान बढ़ जाता है, राइजेस द विंटर टेम्परेचर, शीतकालीन तापमान बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, चलो तो ठीक है, ग्रीष्मकाल हम लोग कल देखेंगे, ग्रीष्मकाल और बाकी, और कल हम लोग एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 अलग अलग भागों में बांटा गया है।